नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सुपर स्टडी मिक्स में। तो साथियों, इंतज़ार की घड़ी समाप्त हो गई है। जैसा कि हम आप सभी से बोलते थे, वादा करते थे कि मॉक टेस्ट 7 आपका आने वाला है। तो काफ़ी बार इसमें समय दिया, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था साथियों। तो अब जैसे ही समय मिला है वैसे ही हमने तैयार किया है। और साथियों, इससे पहले हमने 6 मॉक टेस्ट अपलोड कर रखे हैं, उनको भी आप देख सकते हो। तो आज का बहुत ही महत्वपूर्ण ये मॉक टेस्ट रहने वाला है, खासकर एजीटीए की जो प्रिफ्रेंस कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने फार्म फिल किया है, उनके लिए बहुत अच्छा मॉक टेस्ट रहने वाला है साथियों ये। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, इसमें आपका जो प्रतिशत अंक 60%, यानी 100 में से 60 क्वेश्चन आपका आफ्टर नेगेटिव जिसका होंगे वो पास माना जाएगा। एक दो क्वेश्चन अगर किसी का कम भी रहेगा वो भी निराश मत होना। साथियों, पेपर में ऐसे ही पर्सन आपके छपेंगे जैसा इस मॉक टेस्ट 7 में है, और क्वेश्चन आपको बहुत कुछ अलग देखने को मिलेंगे। मैं आपको बता दूं साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन वाला बटन दबा ले, ताकि भविष्य में हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अब आपको करना क्या है, देखो, एक रफ कॉफ़ी ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए। और मैं मतलब रफ कॉफ़ी एक पेन ले लिया आपने। और साथियों, इसमें नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की। इस मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूँ। समय साथियों लगभग 120 मिनट का है, लेकिन साथियों मुझे साथ के साथ में एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। आप लोगों के लिए 120 मिनट का है, लेकिन थोड़ा बहुत इसमें टाइम बढ़ सकता है। कोशिश करूँगा 120 मिनट में ख़त्म करूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बढ़ सकता है टाइम, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन भी करना है साथियों। क्वेश्चनों की संख्या साथियों, इसमें जो पर्सन होंगे 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से कंप्यूटर का आपका 15, यूपी स्पेशल आपका 20 और 65 क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर के। तो साथियों, बिना देरी करते हुए चलते हैं आज के हम अपने आज इस सुपर फास्ट मॉक टेस्ट की तरफ। तो जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, पर्सन जैसे मैं बोलूँगा तो पर्सन बोलने के बाद मैं ऑप्शन बोलूँगा, और जैसे ही मैं चारों ऑप्शन बोल दूंगा तो उसके बाद में मैं आपको 15 से 20 सेकंड या 30 सेकंड, या कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन हुआ उसके लिए 1 मिनट का भी समय दूंगा कि आप उसको क्वेश्चन को कर ले। तब जब आप कर लोगे अपने उसमें निशान लगा लेना, लास्ट में फिर आप गिन लेना आफ्टर नेगेटिव के बाद में इतना सही हुआ, इतना गलत हुआ है। तो मैं कुछ देर के लिए ठहरा हूँ, मतलब रुकूंगा, स्टॉप रहूँगा। पर्सन और उसके ऑब्जेक्टिव बोलने के बाद में कुछ देर रुकूंगा, ताकि आप थोड़ा सोच लो, समझ लो, तब उसका आंसर करो। तो चलते हैं हम आज के अपने मॉक टेस्ट की तरफ साथियों। तो साथियों, ये मॉक टेस्ट आपका यूपी ट्रिपल एस सी ए जी टी ए मॉक टेस्ट 7 है। तो पहला जो पार्ट होगा साथियों, इसमें कंप्यूटर का पार्ट होगा। तो पहला कंप्यूटर का पार्ट है, उसी से रिलेटेड पहला पर्सन है साथियों। कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न मात्रक में मापा जाता है। ऑप्शन ए मेगाबाइट, ऑप्शन बी मेगाहर्ट्ज, ऑप्शन सी 16 बिट्स, ऑप्शन डी मिली सेकेंड। तो आपका समय स्टार्ट हो रहा है साथियों। अब जो छोटा क्वेश्चन होगा तो उसको मैं थोड़ा सा टाइम कम दूंगा, जो थोड़ा बड़ा होगा उसको लिए टाइम ज़्यादा दूंगा। तो आशा करता हूँ साथियों इसका आंसर आपने कर लिया होगा। तो पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर है साथियों, कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न मात्रक में मापा जाता है। तो वो साथियों जो मात्रक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, मेगा हर्ट्ज है जिसमें मापा जाता है। प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 2 में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी सीपीयू का एक भाग नहीं है। साथियों, प्रश्न जो ये मैंने पेन से लिख रखे यही प्रश्न है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का एक भाग नहीं है। ऑप्शन ए मेमोरी यूनिट, ऑप्शन बी
अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन सी कंट्रोल यूनिट, ऑप्शन डी इनपुट यूनिट। तो आपको बताना है साथियों कि सीपीयू का कौन सा भाग नहीं है। आपका समय स्टार्ट हो रहा है अब। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जो सीपीयू का भाग नहीं है साथियों, इनपुट यूनिट नहीं है, जबकि मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट ये तीनों ही सीपीयू के भाग है, लेकिन इनपुट यूनिट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इज इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 में क्या है, कंप्यूटर संसाधक के संदर्भ में एएलयू का पूर्ण स्वरूप क्या है। तो साथियों इसमें पूर्ण स्वरूप का मतलब यह है कि इसके फुल फॉर्म पूछ लिए है एएलयू की। ऑप्शन ए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन बी एरे लॉजिक यूनिट, ऑप्शन सी एप्लीकेशन लेयर यूनिट, ऑप्शन डी एप्लीकेशन लेयर यूजेबिलिटी। तो आपका समय स्टार्ट हो रहा है अब, और आशा करता हूँ इसका आंसर आपका आ गया होगा। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। कंप्यूटर संसाधक के संदर्भ में एएलयू का जो पूर्ण स्वरूप यानी फुल फॉर्म है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 4 में क्या पूछा गया है, मदरबोर्ड है। तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई सा एक आंसर होगा। जो ये क्या कहना चाह रहा है इसको आपको पढ़ना है। जैसे मदरबोर्ड है, ऑप्शन ए कंप्यूटर के ऑन करने पर एक्सेस किया जाने वाला पहला चिप, ऑप्शन बी सर्किट बोर्ड जिसमें फेरिफेरल डिवाइसेज होती हैं, ऑप्शन सी सीपीयू चिप, ऑप्शन डी सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं, ऑप्शन ई प्रिंटर का एक भाग। तो अब समय स्टार्ट हो रहा है अब आपका, थोड़ा पढ़ लीजिए, पढ़कर तब इसका आंसर दीजिए साथियों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी इज राइट आंसर। मदरबोर्ड है साथियों सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू और अन्य चिप लगे होते हैं। साथियों आप जो है वीडियो को थोड़ा रोक भी सकते हो, बाकी या मेरे साथ में जितना मैं टाइम दे रहा हूँ इसी में आप एडजस्ट कर लीजिए। नेक्स्ट पर्सन ये है साथियों, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया। ऑप्शन ए मार्कोनी, ऑप्शन बी एलन एम ट्यूरिंग, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ऑप्शन डी चार्ल्स बेबेज। तो आपका समय स्टार्ट हो रहा है साथियों अब। तो बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था साथियों एलन एम ट्यूरिंग ने। ठीक, अगर डायरेक्ट कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया है तो चार्ल्स बेबेज हो जाएगा, लेकिन अगर इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की बात हो रही तो एलन एम ट्यूरिंग इसका राइट आंसर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट पर्सन नंबर 6। कुछ पर्सन साथियों इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं, अगर किसी को हिंदी में दिक्कत है तो इंग्लिश में आप पढ़ सकते हो, लेकिन समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर मैं दोनों ही लैंग्वेज को डिफाइन करूँगा, तो बस मैं हिंदी को ही पढ़ के चलूँगा। प्रश्न नंबर 6 है, पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था। ऑप्शन ए पास्कल, ऑप्शन बी एनाइक, ऑप्शन सी एडिसेक, ऑप्शन डी IBM PC। आपका समय स्टार्ट हो रहा है साथियों अब।
आपको पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बताना है, निम्न में से कौन सा है इसका राइट आंसर। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक जो डिजिटल कंप्यूटर था साथियों, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, एनाइक था। बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में इसकी परिपथ के लिए वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया? पहला चौथी पीढ़ी, बी तीसरी पीढ़ी, सी पहली पीढ़ी, डी दूसरी पीढ़ी। तो आपको बताना है कि वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग कौन सी पीढ़ी में किया गया था, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। आपका समय स्टार्ट हो रहा है साथियों अब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी में देखिए साथियों क्या लिख रहा है, पहली पीढ़ी। तो वैक्यूम ट्यूब का जो प्रयोग हुआ था साथियों पहली पीढ़ी में हुआ था। अब बात करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 8 की। कंप्यूटर के लिए आवश्यक चिप सामान्यतः बनी होती है। ऑप्शन ए लेड, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी क्रोमियम, ऑप्शन डी गोल्ड। आशा करता हूँ सभी का इसका आंसर भी आ गया होगा। ऐसे प्रश्न पे हम ज़्यादा समय नहीं देंगे जो इजी से होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कंप्यूटर के लिए जो आवश्यक जो चिप बनी होती है सामान्यतः सिलिकॉन की बनी होती है। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस है? ऑप्शन ए ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्शन बी प्रोजेक्टर, ऑप्शन सी हेडफोन, ऑप्शन डी इंकजेट प्रिंटर। तो आपका समय स्टार्ट हो रहा है साथियों। इनपुट डिवाइस का आंसर बताना है इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये हमारा इनपुट डिवाइस है। बाकी ये क्या है, आउटपुट डिवाइस है। इनपुट आउटपुट डिवाइस में से साथियों एक एक पर्सन पक्का है, 100% आएगा। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। इनमें से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट उदाहरण नहीं है? तो आउटपुट उदाहरण नहीं है, इस बार इन्होंने आउटपुट पूछ लिया, इनपुट ही पूछा है, आउटपुट उदाहरण नहीं है। तो इसमें बताना है कि आप आउटपुट का उपकरण नहीं है, उपकरण बताना है इसमें कौन सा आउटपुट का उपकरण नहीं है। प्रश्न नंबर 10 का समय स्टार्ट हो रहा है अब। ऑप्शन ए इसका प्रिंटर है, ऑप्शन बी प्रोजेक्टर, ऑप्शन सी स्कैनर, ऑप्शन डी मॉनिटर। समय आपका स्टार्ट है, बताइए साथियों। देखो इसने लेंथी क्वेश्चन बना दिया, उल्टा पूछ लिया इसने कि आउटपुट का उपकरण नहीं है। डायरेक्ट ये न्यू भी पूछ सका है, इनमें से कौन सा इनपुट नहीं है, कौन सा इनपुट है, लेकिन इन्होंने उल्टा करके पूछ लिया, कोई बात नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों प्रश्न नंबर 10 का सी, स्कैनर कंप्यूटर का आउटपुट उपकरण नहीं है। ठीक है साथियों, बाकी प्रिंटर भी है, प्रोजेक्टर, मॉनिटर, ये सब क्या है, आउटपुट डिवाइस है, लेकिन स्कैनर क्या साथियों, इनपुट डिवाइस है। प्रश्न नंबर 11 की बात करते हैं। किसी कंप्यूटर कीबोर्ड में आमतौर पर फंक्शन कुंजियाँ होती है। ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 16, ऑप्शन डी 12। तो कीबोर्ड में आमतौर पर जो फंक्शन कुंजियाँ होती है, की होती है, उनकी संख्या कितनी होती है, आपको आंसर बताना है साथियों। अब समय स्टार्ट हो रहा है, प्रश्न नंबर 11 का आंसर देना है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कीबोर्ड में जो फंक्शन की जो संख्या होती है 12 होती है। बात करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 13 की। एक बाइट का कलेक्शन होता है। ऑप्शन ए 4 बिट्स, ऑप्शन बी 6 बिट्स, ऑप्शन सी 8 बिट्स, ऑप्शन डी 10 बिट्स, ऑप्शन ई 12 बिट्स। किसी किसी प्रश्न में 5 ऑप्शन भी दे रखे हैं, उसके लिए परेशान ना हो, किसी किसी में हो सकता है कि 5 आए, लेकिन आप 4 ही मान के चलिए। तो एक बाइट का कलेक्शन होता है, इनमें से बताना है साथियों। आपका समय स्टार्ट हो रहा है अब।
तो पर्सन नंबर 13 का साथियों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 8 बिट्स के बराबर साथियों 1 बाइट होता है, या 1 बाइट में साथियों 8 बिट्स होते हैं। तो पर्सन नंबर 13 का आंसर आपको भली बात ही समझ में आ गया होगा। पर्सन नंबर 14 की बात करते हैं साथियों। पर्सन नंबर 14 है सर्वर वे कंप्यूटर है जो संसाधन उपलब्ध कराते हैं जो कि डैश डैश से जुड़े होते हैं। डैश डैश का मतलब इसमें हमें कोई इनमें से कोई सा एक लाना है, लेकिन ये बताना है कि किससे जुड़े होते हैं। ऑप्शन ए क्लाइंट, ऑप्शन बी नेटवर्क, ऑप्शन सी सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन डी मेन फ्रेम। तो आपका समय स्टार्ट हो रहा है अब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये समझ में आएगा आपको। सर्वर वे कंप्यूटर है जो संसाधन उपलब्ध कराते हैं जो कि नेटवर्क से जुड़े होते हैं। यहाँ पे क्या लिख देंगे साथियों, नेटवर्क आ जाएगा, जो कि नेटवर्क से जुड़े होते हैं। पर्सन नंबर 15 की बात करते हैं साथियों, और इसके बाद में कंप्यूटर वाला सेशन हमारा खत्म हो जाएगा। जो मॉक टेस्ट में 15 क्वेश्चन छपते हैं और आपके पेपर में भी आएंगे। आशा करता हूँ कंप्यूटर वाले में आपका क्वेश्चनों की संख्या बढ़िया बनी होगी सही, और सही आपको क्वेश्चनों का लेवल भी आपको समझ में आया होगा कि हाँ लेवल है। पर्सन नंबर 15 है ब्राउजर है। तो ब्राउजर के बारे में बताना। ऑप्शन ए लैन में कंप्यूटर का पता लगाने वाला सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी लैन में कंप्यूटर को लॉक करने वाला सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी इंटरनेट पर वेब पेज सर्च करने वाला सॉफ्टवेयर, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो समय आपका स्टार्ट हो रहा है साथियों। बताना है ब्राउजर क्या है। हम आप फ़ोन हमेशा चलाते रहते हैं, लेकिन पता होना चाहिए कि ब्राउजर है क्या चीज़। जैसा कॉम ब्राउजर हुआ, ओपनी मेरी, ये सब एप्लीकेशन होते हैं, उन सबको हम चलाते हैं। मोजिला हुआ, ये सब ब्राउजर है। तो साथियों ब्राउजर क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ब्राउजर है साथियों इंटरनेट पर वेब पेज सर्च करने वाला सॉफ्टवेयर। तो आई होप कंप्यूटर वाले में आपका स्कोर अच्छा बना होगा। यूपी स्पेशल की तरफ चलते हैं साथियों। मैंने आपसे पहले जो भी मॉक टेस्ट दिए थे साथियों, उसमें मैंने शुरू में एग्रीकल्चर ली थी, फिर आपका कंप्यूटर लिया था, उसके बाद में वो ली थी यूपी स्पेशल। लेकिन इसमें साथियों मैंने सबसे पहले कंप्यूटर ले लिया, फिर दूसरे नंबर पे यूपी स्पेशल, तीसरे नंबर पे लेंगे एग्रीकल्चर। किधर भी ले लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यूपी स्पेशल की बात करते हैं साथियों। आशा करता हूँ यूपी स्पेशल में भी आपका स्कोर अच्छा बनेगा जैसे कंप्यूटर में बना है। तो इसमें भी सारा प्रोसेस वही रहेगा जैसे उसमें था। कुछ समय देंगे हम आपको। उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई। ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी गाजियाबाद, ऑप्शन डी लखनऊ। तो समय स्टार्ट हो रहा है साथियों अब आपका। प्रश्न नंबर 16। तो उत्तर प्रदेश में प्रथम पुलिस संग्रहालय की जो स्थापना की गई है साथियों, गाजियाबाद इज राइट आंसर सी। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न 17। भारतीय साग भाजी संस्थान स्थित है। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी जबलपुर, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन डी मऊ। तो समय स्टार्ट हो रहा है साथियों अब आपका, और आशा करता हूँ सभी का आंसर आ गया होगा, सभी एग्रीकल्चर वाले हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। भारतीय साग भाजी संस्थान जो स्थित है वो वाराणसी में स्थित है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की साथियों। उत्तर प्रदेश में बायोटेक्नोलॉजी पार्क निम्नलिखित स्थानों में कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी गाजियाबाद, ऑप्शन सी नोएडा, ऑप्शन डी लखनऊ। बताना है साथियों कि बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है यूपी में। प्रश्न नंबर 18 को बताना है। तो प्रश्न नंबर 18 का साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। लखनऊ में है बायोटेक्नोलॉजी पार्क। बात करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 19 की। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए बरेली, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी अलीगढ़, ऑप्शन डी झांसी। आपका समय स्टार्ट हो रहा है अब। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर
19 का ए हो जाएगा, बरेली में है, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान साथियों। तो बात करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 20 की। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी लखनऊ। तो कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र स्थित बताना है साथियों। प्रश्न नंबर 20 का आंसर आपको बताना है। समय आपका स्टार्ट हो रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र लखनऊ में स्थित है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। प्रदेश में विज्ञान प्रौद्योगिकी परिषद का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 1955, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1985। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन उत्तर प्रदेश में कब किया गया था? सन बतानी है आपको। तो समय आपका स्टार्ट हो रहा है साथियों प्रश्न नंबर 21 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 1975 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किया गया था यूपी में। बात करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 22 की। शिलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो शिलाधर मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी प्रयागराज, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी बनारस या बनारसी। तो शिलाधर मृदा विज्ञान बताना है आपको। समय आपका स्टार्ट हो रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। शिलाधर मृदा विज्ञान संस्थान जो स्थित है साथियों प्रयागराज में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बात करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 23 की। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है? तो उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित नदियों में से कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है? ऑप्शन ए यमुना, ऑप्शन बी गोमती, ऑप्शन सी साई, ऑप्शन डी तमसा। तो इसका राइट आंसर बताना है आपको। समय स्टार्ट है अब आपका। तो जैविक आपदा जो घोषित हुई है साथियों, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर यमुना। आपने देखा भी होगा यमुना का कितना गंदा पानी रहता है। बात करते हैं साथियों दिल्ली में जो पानी इसी नहर का आता है, इसका नदी का आता है। तो उसमें पानी फिल्टर करके पीते हैं लोग बाग। बात करते हैं साथियों उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर, प्रश्न नंबर 24 है, उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन ए सोनभद्र, ऑप्शन बी बनारसी, ऑप्शन सी नरोरा, ऑप्शन डी बरेली। तो परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो आपका समय स्टार्ट हो रहा है। अब साथियों प्रश्न नंबर 24 का आंसर बताना है। स्थापित किया नहीं जा रहा साथियों, स्थापित हो गया है। थोड़ा क्वेश्चन ये उस समय का क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये साथियों नरोरा में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है और ये नरोरा साथियों बुलंदशहर के पास में पड़ता है। ठीक है, ये डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट ऐसे भी पूछ ले तो आप बताना। प्रश्न नंबर 25 की बात करते हैं साथियों। उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन ए बेतवा, ऑप्शन बी केन, ऑप्शन सी रिहंद, ऑप्शन डी रोहिणी। तो उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? आपका समय स्टार्ट हो रहा है अब। और साथियों पेपर का जो लेवल ऐसे ही रहने वाला है, जिसकी तैयारी अच्छी होगी तो उसको बहुत इजी क्वेश्चन लग रहे होंगे, बहुत लुल्ली क्वेश्चन लग रहे होंगे ये। लेकिन साथियों प्रश्न का मैंने बहुत हिसाब से रखा है प्रश्न का लेवल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बेतवा परीक्षा बांध जो है बेतवा नदी पर अवस्थित है। बात करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 26 की। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? तो कहीं ना कहीं जो युग्म सुमिलित नहीं है
वो बताना है आपको। और पेपर में साथियों ये चीज़ आपको देखना है कि वो सुमिलित पूछ रहा है, सुमिलित नहीं पूछ रहा है। ऐसे में बच्चे बहुत गलत करके आते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन ए, बिठूर के सामने नदी, मतलब एक तरफ नगर कस्बा दे रखे, एक तरफ नदी दे रखे हैं साथियों। तो जो बिठूर है गंगा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन बी, गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन सी, जौनपुर साई नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन डी, कौशाम्बी जमुना नदी के किनारे स्थित है। तो आपको बताना है कि कौन सा इनमें से ऑप्शन गलत है। तो प्रश्न नंबर 26 का आंसर का समय आपको दिया जा रहा है, बताइए साथियों इसका आंसर। तो बात करते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों जौनपुर। तो जौनपुर हमारा साई नदी के किनारे स्थित नहीं है। बाकी बिठूर है गंगा नदी के किनारे है, गोरखपुर है वो राप्ती नदी के किनारे है, कौशाम्बी साथियों यमुना किनारे नदी स्थित है। जौनपुर बताना है आपको, जौनपुर किस नदी के किनारे स्थित है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए आप। अगला बात करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 27 की। प्रश्न नंबर 27 में क्या पूछा गया है साथियों? प्रश्न नंबर 27 में ये पूछा गया है, सूची 1 सूची 2 को सुमिलित कीजिए तथा सूची के दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक, तो डायरेक्ट अब हम कहाँ लेके जाएंगे साथियों, सूची 1 सूची 2। तो सूची 1 में साथियों नगर है और सूची 2 में हवाई अस्त्र है। तो हवाई अस्त्र का मतलब ये है कि जो हवाई अड्डे हैं वो कहाँ स्थित है, तो उनके स्थान है, ये उनके नाम भी दे रखे हैं। जैसे साथियों ऑप्शन ए के सामने लखनऊ के सामने बाबतपुर है, फिर बी में बनारस के सामने खेरिया है, फिर सी में कानपुर के सामने अमोसी है, डी आगरा के सामने चेकरी है। तो इसका मिलान करना है साथियों। मिलान जैसे हम छोटी क्लास में इस तरीके से मिलान करते थे ना, इस तरीके से मिलान करके आपको इसमें ऑप्शन चुनना है। तो ऐसे पर्सन के लिए साथियों 1 या 2% भी अगर इसका याद होगा आपको, मतलब ऑप्शन तुरंत इसका आंसर कर दोगे। तो जैसे मैं बताऊं आपको, मैं बी का 100% में पता था मुझे चारों का ही है, लेकिन सबसे पहले मुझे इजी जो लग रहा है वाराणसी में बाबतपुर है। तो बी पे ए आ रहा साथियों, बी पे ए, तो बी पे ए साथियों एक तो बी में ही आ रहा है और डी में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं साथियों ये भी खत्म हो गया ए, और सी भी खत्म हो गया। ऑप्शन इस तरीके से निकाल लेते हैं। अब बात करते हैं साथियों इसका ये, हालांकि समय मैं आपको दे रहा हूँ करने के लिए, लेकिन मैं थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ इसका आंसर पहले तो आप ही को देना है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से करते हैं। तो बनारस का बाबतपुर, तो इसका ए भी गलत हो गया और आपका फिर सी भी गलत हो गया। फिर बात करते हैं साथियों साथियों लखनऊ। तो लखनऊ कहाँ स्थित है साथियों, आमोसी हवाई अड्डा लखनऊ में। तो 3 किस किस में मिल रहा है, इसमें मिल रहा है 3। तो एक तो हमारा ये वाला ऑप्शन और ये ऑप्शन था हमारा गलत ही हो गया था। तो साथियों अब हमें पता चल गया तो डी वाला ऑप्शन का ऑप्शन मिल रहा है इसमें। तो आगरा, ये कानपुर वाला देख लेंगे, कानपुर साथियों चेकरिया कानपुर वाला, और आगरा वाला खेरिया। ठीक, इस तरीके से हम इनको कर लेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये आपको मैं तरीका बता रहा हूँ काम का, इसका सवाल करने का। अभी बहुत पर्सन आएंगे इस तरीके के। पर्सन नंबर 28 की बात करते हैं। पर्सन नंबर 28 क्या साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कोयले के सामने सोनभद्र लिख रहा है, बलुआ पत्थर के सामने मिर्जापुर, सिलिका बालू के सामने इलाहाबाद, और यूरेनियम के सामने झांसी। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? आपको समय मिल रहा है, अब बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा।
तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कोयला है सोनभद्र में पाया जाता है, बालू पत्थर मिर्जापुर में पाया जाता है, सिलिका बालू इलाहाबाद में पाई जाती है, यूरेनियम साथियों झांसी में नहीं पाए जाते। यूरेनियम के लिए जो प्रसिद्ध हमारे यूपी में ललितपुर है। क्या है? ललितपुर। ये चीज याद रखना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं साथियों, प्रश्न नंबर 29, निम्न में से कौन से खनिज उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए बॉक्साइट कांच बालू चना पत्थर, ऑप्शन नंबर बी कांच बालू संगमर डोलोमाइट, ऑप्शन सी चूना पत्थर डोलोमाइट संगमर, ऑप्शन डी बॉक्साइट कांच बालू चूना पत्थर। तो इसका राइट आंसर चुनना है साथियों। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में कौन से खनिज उत्पादन पाए जाते हैं? आपको समय मिल रहा है साथियों अब। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जो मिर्जापुर में साथियों बॉक्साइट कांच बालू और चूना पत्थर ये सभी सही रूप में पाए जाते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए किशनपुर, ऑप्शन बी कतरनिया घाट, ऑप्शन सी रायपुर, ऑप्शन डी चंबल। तो इसका समय स्टार्ट हो गया अब आपका, और आशा करता हूँ इसका आंसर भी आ गया होगा। 1975 में जो प्रथम वन्य जीव अभयारण्य जो स्थापित किया गया था उसका क्या नाम था साथियों? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, कतरनिया घाट था। बात करते हैं साथियों, नाम नहीं था साथियों, ये कतरनिया घाट स्थान पर था स्थापित किया गया था। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रश्न नंबर 31 का आंसर देना है। निम्नलिखित में से राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए केंद्रीय मंत्रिमंडल, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन डी भारत का राष्ट्रपति। आपका समय स्टार्ट हो रहा है अब। साथियों ये मैंने प्रश्न इसलिए लिया था क्योंकि जो स्टेट होता है तो उसमें भी साथियों मुख्यमंत्री के साथ साथ में जो एक राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है, और राज्यपाल भी एक अच्छा पद होता है स्टेट के अंदर, तो उसकी नियुक्ति कहीं ना कहीं है। तो खैर ये सभी जनपद उस स्टेट से रिलेटेड, लेकिन अपने यूपी में भी ऐसा पर्सन बनने की पूरी पूरी संभावना है। और यूपी PCCS में आया हुआ भी है साथियों, ये यूपी PCS में आया हुआ है 2012 में पर्सन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है साथियों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, भारत का राष्ट्रपति करता है राज्यपाल की नियुक्ति। बात करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 32 की। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ए के सामने बक्सा भोक्सा बिजनौर, बी के सामने खरवार ललितपुर, सी के सामने महिगीर बहराइच, डी के सामने थारू बाराबंकी। तो सही सुमेलित आपको बताना है, ये गलत नहीं पूछ रहा है, सही पूछ रहा है। तो सही सुमेलित बताना है आपको। ऑप्शन 3 इसमें गलत होंगे, एक हमारा सही होगा। तो प्रश्न नंबर 32 का आंसर आपको बताइए साथियों, टाइम मिल रहा है अब। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी मतलब डी इज राइट आंसर 32 का। ये थारू और बाराबंकी। ये साथियों जनजाति है और उससे रिलेटेड हमारे क्या है जनपद के नाम है। प्रश्न नंबर 34 की तरफ चलते हैं साथियों, 33 की तरफ।
33 में क्या है, वही सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। सूची 1 में संस्थान है और सूची 2 में उनकी स्थापना वर्ष है, तो इनको मिलान करना है साथियों। जैसे ए, भारत खंडे संगीत संस्थान के सामने 1926 लिख रहा है। बी, राज्य ललित कला अकादमी के सामने 1962 लिख रहा है। और सी, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी इसके सामने 1963 लिख रहा है। ऑप्शन डी, भारतेंदु नाट्य अकादमी इसके सामने 1975 लिख रहा है। तो आपको इसका राइट आंसर देना है कि इसका नीचे से कौन सा सही होगा। मिलान कीजिए इसमें कैंची गुना करके। आपका समय स्टार्ट हो रहा है अब। तो प्रश्न नंबर 33 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। भारतीय खंडे संगीत संस्थान 1926 में स्थापित हुआ था, 1926 में। और राज्य ललित कला अकादमी 1962 में। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1963 में। और भारतीय नाट्य अकादमी की स्थापना 1975। कहीं ना कहीं सीरियल बिल्कुल सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 1 2 3 4 बिल्कुल इसका सही आंसर है। बात करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 34 की। तो वही सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। तो सूची 1 और सूची 2 को वो कीजिए साथियों। ये एक तरफ गायक दे रखे हैं, एक तरफ उनसे रिलेटेड वो है कि क्या क्या ये करते थे। तो जैसे लच्छू महाराज ध्रुपद लिख रहा है इसके सामने, फेयान खान के सामने गजल लिख रहा है, और सिद्धेश्वरी के सामने कत्थक, और तलत महमूद के सामने ठुमरी। तो ये आपको बताना है, इनका वो लगाना है कैंची गुना करके। प्रश्न नंबर 34 का है साथियों, आंसर बताना है आपको। तो प्रश्न नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो जो लच्छू महाराज है ये कथक थे, और फेयान ये हमारे ध्रुपद थे, और सिद्धेश्वरी ये हमारी थी ठुमरी, और तलत महमूद ये थे साथियों गजल, मतलब गजल गाते थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा साथियों, बी इज राइट आंसर। अब बात करते हैं अंतिम प्रश्न है यूपी स्पेशल का। ये 1857 में बरेली मतलब 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था। तो कहने का मतलब ये था, जो 1857 का युद्ध हुआ था उसमें जो बरेली की तरफ से नेता कौन था। ऑप्शन ए नाना साहेब, ऑप्शन बी खान बहादुर खान, ऑप्शन सी हजरत महल, ऑप्शन डी कुंवर सिंह। तो आपका समय स्टार्ट हो रहा है साथियों, और आशा करता हूँ ये जो कंप्यूटर के बाद में यूपी स्पेशल वाला पार्ट में आपके क्वेश्चन बहुत सही बने होंगे, और ये जो है आपका ये भी आपको सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों 35 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जो बरेली की तरफ से जो क्रांति में जो नेता थे वो थे खान बहादुर खान, और 1857 की जो क्रांति स्टार्ट हुई थी साथियों अपने मेरठ से स्टार्ट हुई थी। अब बात करते हैं साथियों एग्रीकल्चर पार्ट, यानी हमारा तीसरा पार्ट स्टार्ट हो गया, और इसमें साथियों क्वेश्चनों की संख्या भी 65 है, और 65 क्वेश्चन बेशक हो, लेकिन इसमें क्या होगा साथियों काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि ऑप्शन को और काफ़ी लंबे लंबे प्रश्न भी मिलेंगे। आपको यूपी स्पेशल और कंप्यूटर इजी लगा होगा, तो इसमें आपको थोड़ा हार्ड लगेगा ये, और जो पढ़ने वाले उनको कोई दिक्कत नहीं, तीनों ही मतलब क्वेश्चन उनको समझ में आएंगे। प्रश्न नंबर 36 की बात करते हैं, वही सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। तो सूची 1 में साथियों पोषक तत्वों की कमी है, और सूची 2 में सूचक पौधे हैं। तो आपको बताना है इसका आंसर। जैसे नाइट्रोजन के सामने
राई सरसों, और फास्फोरस के सामने आलू, पोटास के सामने फूलगोभी, और बोरोन से चुकंदर। तो इसका राइट आंसर बताना है साथियों। मैं ऑप्शन दिखा दूं, ये इसके ऑप्शन है सब। बताइए साथियों कौन सा हो सकता है। ये यहाँ से पता चल जाएगा। ये नाइट्रोजन के सामने राई सरसों, फास्फोरस के सामने आलू, पोटास के सामने फूलगोभी, और बोरोन के सामने चुकंदर। बताइए साथियों कैंची गुना होगी इसमें भी। प्रश्न नंबर 36 का आंसर बताना है आपको। तो प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो कहीं ना कहीं नाइट्रोजन है, ये इसकी कमी से फूल गोभी में समस्या होती है। फिर बी फास्फोरस, ये सरसों, और फिर है साथियों पोटास। नहीं 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 नहीं, ये जो है नाइट्रोजन है आपका, ये इसमें आ गया फूल गोभी में, और बी हमारा 1 में पहुंच जाएगा सरसों में, और सी हमारा 2 पर पहुंच जाएगा पोटास, आलू में देखने को मिलता है, और बोरोन साथियों चुकंदर में देखने को मिलता है। तो इनकी कमी के लक्षण इन फसल पे देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर इसका। बात करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 37 की। प्रश्न नंबर 37 ये है, अनुवांशिकी शब्द का नाम दिया गया है किसके द्वारा। ऑप्शन ए बेटसन, मतलब बेटसन 1905, ऑप्शन बी मेंडल 1882, ऑप्शन सी जोहानसन 1905, ऑप्शन डी व्रेस 1907। आपका समय स्टार्ट हो रहा है साथियों। प्रश्न नंबर 37 का आंसर दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अनुवांशिकी जो शब्द का नाम दिया गया था बेटसन द्वारा दिया गया था 1905 में। बात करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 38 की। अधोलिखित कथनों को पढ़कर नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चुने। तो कहने का मतलब ये है, पहले कथनों को पढ़ना है, फिर इनके कूट समझ के इनके आंसर देना है। तो ये कथन है हमारे। पहला कथन ये है, कृषि में 1995 के बाद कीटनाशी रासायनों की खपत की कमी आई हुई है। ये चीज़ अपने पास में लिख लीजिए। अब आपको लग रहा सही तो सही कर लीजिए, गलत है तो गलत, उसमें बाद में पता चल जाए कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पहले वाला आपको गलत लग रहा सही लग रहा उसको देख लीजिए। 1 2 3 4 नंबर लिख के पहले के सामने गलत है तो गलत, सही है तो सही। तो कृषि में 1995 के बाद कीटनाशी रासायनों की खपत में कमी हुई है। फिर बी में साथियों ये है 2 नंबर पे 1995 से फफूंदनाशकों की खपत बढ़ी हुई है। फिर है साथियों ये इसका तीसरा नंबर 1995 से फफूंदनाशकों की खपत कम हुई है। यहाँ बढ़ी है साथियों, यहाँ कम हुई है। फिर है आपका जो है प्रश्न नंबर इसका चौथे, मतलब इसका चौथा ऑप्शन है कि 1955 से तृणनाशी रसायनों की खपत बढ़ी है। तो ऐसा प्रश्न आप पढ़ लीजिए, आपको समय मिल रहा है पूरा। ये रहा, मैं आपको समय दे रहा हूँ। मैंने आपको पहले बता दिया था कि 1 नंबर लिख ही लीजिए, उसके सामने गलत सही कर लीजिए, फिर 2 नंबर गलत सही कर लीजिए। आपका समय स्टार्ट हो रहा है अब। तो प्रश्न नंबर 38 के ऑप्शन है कि 1 और 2 सही है, 2 और 4 सही है, 3 और 4 सही है, 2 और 1 सही है। तो प्रश्न नंबर 38 का यह है साथियों 3 और 4 सही है। क्या है 3 और 4। तो 3 और 4 कौन कौन से हैं। तो 1955 से फफूंद नाशकों की खपत कम हुई है, और 1995 से तृणनाशी रसायनों की खपत बढ़ी है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है साथियों। इस तरीके के प्रश्न भी आने की संभावना है पूरी। तो प्रश्न नंबर 39 की बात करते हैं। अंगूर की हैंग व चिकन बीमारी का कारण है। ऑप्शन ए बोरोन की कमी, ऑप्शन बी कॉपर की कमी, ऑप्शन सी लोहे की कमी, ऑप्शन
डी जिंक की कमी। आपका समय स्टार्ट हो रहा है अब साथियों। अंगूर की हैन व चिकन बीमारी का कारण है, बताइए आप सभी। समय स्टार्ट है आपका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों 39 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अंगूर की हैन व चिकन बीमारी का कारण है, बोरोन की कमी के कारण होता है। प्रश्न नंबर 40 की बात करते हैं। बोर्डक्स मिश्रण जो होता है, ऑप्शन ए जो है ये अप्रतनाशी, ऑप्शन बी कवकनाशी, ऑप्शन सी कीटनाशी, ऑप्शन डी शाकनाशी। तो ये आपको बताना है जो बोर्डक्स जो मिश्रण है वो इनमें से किसका मिश्रण या किसका होता है, बताइए कैसा मिश्रण है। आपका समय स्टार्ट हो रहा है अब। तो प्रश्न नंबर 40 का आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बी इज राइट आंसर है, ये हमारा कवकनाशी है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 41 की। प्रश्न नंबर 41 है पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है। ऑप्शन ए लिविंग, ऑप्शन बी एंटोन डी बेरी, ऑप्शन सी अगस्त्य, ऑप्शन डी बर्ज। तो आपका समय स्टार्ट हो रहा है अब। पादप रोग विज्ञान के पिता बताने हैं आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। एंटोन डी बेरी है पादप रोग विज्ञान के जनक। अब बात करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 42 की। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है साथियों इसमें। तो एक तरफ इसमें सूची 1 में रोग लिख रहे हैं, दूसरी तरफ उपचार है। तो जैसे ऑप्शन ए पे गेहूं का अनारत कंडुआ रोग के सामने सेल्फेक्स लिख रहा है। ऑप्शन बी में मटर का चूर्णी अवस्था में जिंक सल्फेट लिख रहा है। ऑप्शन सी सब्जियों में अर्धगलन पतन वीटावेक्स लिख रहा है। ऑप्शन डी खेरा रोग में मृदा का शोर ऊर्जीकरण लिख रहा है। तो आपको बताना है कि ये क्या है। अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये हमारे रोग है इधर, ये इधर इनके उपचार है। तो इसमें आपको कैंची गुना करके इसका ऑप्शन भरना है। प्रश्न नंबर 42 का आंसर बताइए साथियों। तो प्रश्न नंबर 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, अभी थोड़ा सा समय दे रहे हूं आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है साथियों। गेहूं का जो अनावृत कंडुआ ये होता है वीटावेक्स, ठीक है। और मटर चूर्णी अवस्था ये हो जाएगा आपका सेल्फेक्स। और फिर आपका जो है सब्जियों में अर्धपतन ये होता है आपका चौथा, मृदा का सौर ऊर्जीकरण के कारण। और खेरा रोग ये होता है जिंक सल्फेट की कमी के कारण। यह आपने देख लिया होगा कि किस कमी से या किन तत्वों की कमी से किसकी कमी से कौन सा किस में रोग हो रहा है। अब बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ को। अगले प्रश्न में क्या बोला है। तो नेक्स्ट प्रश्न है साथियों आपका प्रश्न नंबर 43। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो नहीं पूछा है साथियों, एक तरफ फसल दे रखी है, एक तरफ रोग दे रखे हैं। जैसे साथियों ये है आलू के सामने झुलसा, और गेहूं के सामने कुंडुआ, ज्वार के सामने अर्गट, और तिल के सामने ये लिख रहा है साथियों फाइलोडी। तो इसका राइट आंसर बताना है आपको कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन कहीं ना कहीं 3 सही होंगे, एक गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा साथियों इसका, यही हमारा गलत है, बाकी सब सही है। आलू में झुलसा रोग लगता है, गेहूं में कुंडुआ रोग लगता है, और तिल में फाइलोडी रोग लगता है। प्रश्न नंबर 44 की बात करते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 44 में वही सूची 1 सूची 2, सूची 1 में फसल है, सूची 2 में रोग है। किस फसल में कौन सा रोग लगता है ये यहाँ से करते हैं साथियों स्टार्ट। ठीक,
ऑप्शन ए आलू के सामने काला विगलन, ऑप्शन बी आम के सामने भूरा विगलन, ऑप्शन सी फूलगोभी में कृष्णाकांत जिसको साथियों ब्लैक हार्ट के नाम से जानते हैं, और गाजर में साथियों कोयली रोग जिसको ब्लैक टिप के नाम से जानते हैं। तो इसमें साथियों कैंची गुना करके एक करना है। इस प्रश्न को कीजिए, इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न नंबर 44 है ये। तो प्रश्न नंबर 44 के लिए आपको समय मिल रहा है। मैंने आपको पहले बता दिया था एग्रीकल्चर थोड़ा सा कुछ है इसमें क्वेश्चन, सब बढ़िया है लेकिन थोड़ा पढ़ने वाले क्वेश्चन है, पढ़ोगे तो तभी तुरंत समझ में आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा साथियों इसका। जो आलू है तो आलू में क्या लगता है साथियों, ब्लैक हार्ट लगता है, कृष्णकांत ब्लैक हार्ट ये होगा, आलू का हो गया। ठीक, और फिर साथियों आम में साथियों लगता है ब्लैक टिप जिसको कोयली रोग बोलते हैं। फिर बात करते हैं साथियों फूलगोभी में लगता है साथियों ये भूरा विगलन जिसको ब्राउन रूट बोलते हैं, और गाजर का हो जाएगा साथियों काला विगलन। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर इसका। और बात करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 45 की। तो सुमेलित करना है साथियों, एक तरफ रोग दे रखे हैं, एक तरफ उनके जो है रोग का नाम दे रखा है। एक तरफ रोग कारक है, एक तरफ उनके क्या नाम है साथियों, रोग का नाम है। जैसे ये आपके रोग कारक हो गए, ये हमारे रोग के नाम हो गए। जीवाणु के सामने आलू का झुलसा अगेती लिख रहा है, विषाणु के सामने गेहूं का सेहू रोग लिख रहा है, निमोटेड के सामने कपास का एंथ्रेक्नोज रोग लिख रहा है, और डी के सामने तंबाकू का मोजैक रोग लिखना है। तो इसका आपको कैंची गुना करके इसका आंसर देना है साथियों। प्रश्न नंबर 45 का क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 का आंसर दीजिए। तो प्रश्न नंबर जो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सी इज राइट आंसर हो जाएगा साथियों। सी में अब इसका मिलान करते हैं। तो जीवाणु ये कारक है साथियों, और ये इसके क्या नाम है, रोग है। तो जीवाणु कपास का एंथ्रेक्नोज हो जाएगा, कपास का एंथ्रेक्नोज हो जाएगा। और फिर बात करते हैं साथियों विषाणु को जाएगा तंबाकू का मोजैक रोग। फिर बात करते हैं साथियों निमोटेड, ये हो जाएगा आपका गेहूं का सेहू रोग, और कवक हो जाएगा साथियों आलू का झुलसा जिसको अगेती रोग बोलते हैं। ये चीज़ आपको देखना है, एग्जामिनर ऐसे प्रश्न काफ़ी डालेगा जो उसको लेंदी बनाना पड़ेगा पेपर, तब ऐसे डाल देगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 46 की। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है तो कहीं ना कहीं 3 सुमेलित होंगे, एक नहीं है। एंथ्रेक्नोज के सामने जीवाणु रोग लिख रहा है, पोका के सामने विषाणु रोग लिख रहा है, और ऑप्शन सी लीवर फ्लूक के सामने अंतःपरजीवी लिख रहा है, और दूध ज्वर के सामने साथियों विटामिन ए की कमी से लिख रहा है। तो इसके आपको आंसर बताने हैं साथियों, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 46 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 46 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जो एंथ्रेक्नोज जीवाणु रोग है, फोका विषाणु है, ये विषाणु रोग है, लीवर फ्लूक ये अंतःपरजीवी है। लेकिन साथियों जो दुखद जो आ रहा है वो विटामिन ए की कमी के कारण नहीं होता, वो कैल्शियम कमी के कारण होता है, दुग्ध ज्वार। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका, यही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही है। अब अगला प्रश्न 47 भारतीय राष्ट्र के पिता कहे जाते हैं। ऑप्शन ए
E.J. बटलर, ऑप्शन बी के.सी. मेहता, ऑप्शन सी M.K. पटेल, ऑप्शन डी R.S. सिंह। इसका आंसर दीजिए, समय स्टार्ट हो रहा है अब आपका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बी इज राइट आंसर हो जाएगा। के.सी. मेहता को कहा जाता है भारतीय राष्ट्र के पिता। बात करें साथियों प्रश्न नंबर 48 की। प्रश्न नंबर 48 में क्या पूछा गया है? जीन शब्द किसने दिया या किसने गढ़ा? गढ़ा एक ही बात है। ऑप्शन ए एच.एन. मतलब एच खुराना, ऑप्शन बी जोहानसन, ऑप्शन सी जी.जे. मेंडल, ऑप्शन डी ब्रोन जे ए। तो आपको बताना है जीन शब्द किसने दिया था। आपका समय स्टार्ट हो रहा है अब। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों प्रश्न नंबर 48 का, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जॉनसन के द्वारा दिया गया था आपका जीन शब्द। प्रश्न नंबर 49 की बात करते हैं साथियों। बीटी कपास को कहा जाता है। ऑप्शन ए ट्रांसजेनिक फसल, ऑप्शन बी हाइब्रिड फसल जिसको हाइब्रिड बोलते हैं साथियों, हाइब्रिड फसल, ऑप्शन सी ओपन पोलिनेटेड फसल, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो आपका समय स्टार्ट हो रहा है साथियों। बीटी कपास को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो बीटी कपास को कहा जाता है साथियों ट्रांसजेनिक फसल। अगर आपको लगे किसी पर्सन में थोड़ा जल्दी बोल रहे हैं तो आप पर्सन देखते साथ उसको रोक लिया कीजिए, तब अगले पर्सन पर जाया कीजिए। नेक्स्ट पर्सन की बात है साथियों। एक पर्सन नंबर 50 ये है साथियों। इसी के साथ में साथियों हम 50% मौकू कर लेंगे हम। एक वास्तविक फल विकसित होता है। ऑप्शन ए पुष्पासन से, ऑप्शन बी बीजांड से, ऑप्शन डी अंडाशय से, ऑप्शन सी बीजांड से। तो आपको आंसर बताना है साथियों। ये बीजांडसीय है और ये बीजांड है। तो एक वास्तविक फसल जो विकसित होता है इनमें से किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो प्रश्न नंबर 50 का आंसर आपको बताना है। समय में स्टार्ट है आपका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों फ्रॉम ओवेरी, मतलब अंडाशय द्वारा होता है एक वास्तविक फल का विकास। तो इसी के साथ में साथियों हमने 50% तो कर लिए हैं और 50% में साथियों अभी हमारा समय बिल्कुल सही चल रहा है जो इतना चलना चाहिए। बाकी देखते हैं कि अगले 50 क्वेश्चन में कितना समय लगता है। बात करते हैं साथियों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51। बीज के आनुवंशिक शुद्धता का मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा होता है? ऑप्शन ए व्यवहार्यता परीक्षण, ऑप्शन बी ओज परीक्षण, ऑप्शन सी ग्रो आउट परीक्षण, ऑप्शन डी जमाव परीक्षण। आपका समय स्टार्ट हो रहा है साथियों अब। बीज के आनुवंशिक शुद्धता का मूल्यांकन निम्न में से किस विधि से होता है? तो मूल्यांकन बताना है आपको। तो आपका समय स्टार्ट है साथियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ग्रो आउट परीक्षण के द्वारा ही बीज के आनुवंशिक शुद्धता का मूल्यांकन किया जाता है, ये विधि है साथियों। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न 52। प्रश्न नंबर ये है प्रश्न नंबर 52। निम्नलिखित में कौन सा परागनित है, मतलब पर परागनित फसल के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी गेहूँ, ऑप्शन सी बार्ली, ऑप्शन डी मक्का। तो पर परागन फसल पूछ रहा है। आपका समय स्टार्ट हो रहा है अब और आशा करता हूँ सभी का आंसर भी आ गया होगा। प्रश्न नंबर 52 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। मेज यानी मक्का पर परागित फसल है। प्रश्न नंबर 23 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 23 में क्या पूछा गया है? 23 नहीं साथी 53 मतलब 53। जीन का पृथक्करण होता है। ऑप्शन ए F1 पीढ़ी में, ऑप्शन बी F2 पीढ़ी में, ऑप्शन सी F2 पीढ़ी के गमिट बनने में, ऑप्शन डी हो जाएगा F3 पीढ़ी में। तो आपका समय स्टार्ट हो रहा है साथियों। जीन का पृथक्करण होता है तो ये आपको पीढ़ी बता रखी है, किस किस पीढ़ी में होता है आपको आंसर बताना है प्रश्न नंबर 53 का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। F2 पीढ़ी में होता है जीन का पृथक्करण।
तो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न ये है हमारा प्रश्न नंबर 54। क्रोमोसोम बने होते हैं ऑप्शन ए अमीन वसा अम्लों से, ऑप्शन बी न्यूक्लिक अम्लों से, ऑप्शन सी लिपिड से, ऑप्शन डी न्यूक्लियोप्रोटीन से। समय स्टार्ट हो रहा है साथियों अब 54वें प्रश्न के लिए। क्रोमोसोम बने होते हैं किस प्रकार से, ये देखिए। प्रश्न नंबर 54 का आंसर देना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जो क्रोमोसोम बने होते हैं न्यूक्लिक अम्लों से। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 55 ये है, मसूर में क्या एक गुणसूत्रों की संख्या बतानी है कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी है मसूर में। ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 24। तो कायिक गुणसूत्रों की संख्या बतानी है आपको। प्रश्न नंबर 55 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। मसूर में कायिक गुणसूत्रों की संख्या साथियों 14 होती है। प्रश्न नंबर 56 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 56 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव तकनीक का डैश डैश उत्पाद है। तो ऑप्शन ए बीटी कपास, ऑप्शन बी गोल्डन चावल, ऑप्शन सी फ्लेवर सेवर टमाटर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो बताना है साथियों निम्नलिखित में कौन सा जैव तकनीक का उत्पाद है। आपका समय स्टार्ट हो रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में कौन सा जैव तकनीक का उत्पाद है। तो बीटी कपास भी है, गोल्डन चावल भी है, फ्लेवर सेवर टमाटर भी है। तो उपयुक्त सभी इज राइट आंसर हो जाएगा साथियों इसका। प्रश्न नंबर 57 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 57 में क्या पूछा है साथियों। प्रश्न नंबर 57 ये है, म्यूटेशन मतलब जो म्यूटेशन नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था। म्यूटेशन उत्तरी परिवर्तन को बोल रहा है ये। म्यूटेशन नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था। ऑप्शन ए डीवरिज, ऑप्शन बी मर्गन, ऑप्शन सी बीडल, ऑप्शन डी वोल्फ। बताना है साथियों इसका आंसर आपको। राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 57 का भी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। जो म्यूटेशन जो शब्द दिया था डी विरिज ने दिया था। प्रश्न नंबर 58 की बात करते हैं। बीज रहित फल सीडलेस फ्रूट बनने को कहा जाता है। ऑप्शन ए हर्कोग्रेमी, ऑप्शन बी पार्थेनोग्राफी, ऑप्शन सी पार्थेनोजेनेसिस, ऑप्शन डी मोर्फोजेनेसिस। तो आपका समय स्टार्ट हो रहा है साथियों। अब सीडलेस फ्रूट बनने का कारण इनमें से बताना है आपको। तो प्रश्न नंबर 58 का आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। पार्थेनोग्राफी होता है साथियों सीडलेस बनने का कारण। अब बात करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 59 की। तो 59 में क्या है, सूची 1 तथा सूची का मिलान करना है आपको। तो सूची 1 में ये है सूची 1 इधर वाला और ये 2। तो ये क्रांति दे रखी है। तो क्रांति आपको बताना है। थोड़ा सा और हल्का सा मैं ऊपर ले जाऊं तो अब चारों लगा लोगे निशान आप। ये 4 यहाँ लगा लोगे बस। यहाँ श्वेत क्रांति, उर्वरक क्रांति, यहाँ से आप लगा लोगे। तो मैं बता रहा हूँ ए में श्वेत क्रांति उर्वरक क्रांति, बी में भूरी क्रांति मत्स्य उत्पादन, सी में नीली क्रांति अनाज उत्पादन और चौथी में हरित क्रांति ये आपका दूध उत्पादन। आपका समय स्टार्ट हो रहा है। अब मिलान कीजिए कैंची गुना करके। तो प्रश्न नंबर 59 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो ए इज राइट आंसर हो जाएगा साथियों इसका ए। तो मिलान कर लेते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किससे, दूध उत्पादन से हो गया। भूरी क्रांति का संबंध साथियों उर्वरक उत्पादन से हो गया। फिर नीली क्रांति का संबंध साथियों मत्स्य उत्पादन से हो गया और हरित क्रांति का अनाज उत्पादन से। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 60 क्या है, म्यूटेशन रिसर्च पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शन ए मूलर, ऑप्शन बी ओरबेक, ऑप्शन सी इस्डेलर, ऑप्शन डी निल्सन इनले।
तो म्यूटेशन रिसर्च पुस्तक किसने लिखी? आपको समय मिल रहा है, अब समय इसका आंसर दीजिए साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो म्यूटेशन जो रिसर्च पुस्तक जो लिखी थी मूलर ने लिखी थी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 65 की बात करते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र पोषित है राज्य सरकार से, ऑप्शन बी केंद्र सरकार से, ऑप्शन सी ICAR से, ऑप्शन डी UGC से। तो आपको बताना है कृषि विज्ञान केंद्र पोषित है। आपका समय स्टार्ट हो रहा है अब। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों। कृषि ज्ञान केंद्र जो पोषित है ICAR जो होते हैं इसके द्वारा कृषि ज्ञान केंद्र पोषित है। बात करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 62 की। कृषि गणना भारत में की जाती है हर, ऑप्शन ए 5 साल, ऑप्शन बी 10 साल, ऑप्शन सी 15 साल, ऑप्शन डी 20 साल। तो कृषि गणना भारत में की जाती है, आपको बताना साथियों। ऑप्शन आपको दे रखा है, समय आपके पास में है, बताइए इसका आंसर। तो कृषि गणना भारत में की जाती है साथियों। ऑप्शन नंबर तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, कृषि गणना भारत में की जाती है प्रत्येक 5 साल पर। लेकिन साथियों ये जो की जाती है ये की जाती है राष्ट्रीय कृषि आयोग के हाँ, राष्ट्रीय कृषि आयोग के द्वारा की जाती है। और ये जो प्रथम बार की गई थी साथियों, ये की गई थी 1970 और 71 में। तो राष्ट्रीय कृषि आयोग के द्वारा की जाती है ये प्रत्येक 5 साल पर, और ये 1970-1971 में पहली बार की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न नंबर 63। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। सूची 1 में साथियों क्या है, ये एक्सटेंशन में प्रश्न आ गया है। सूची 1 में साथियों प्रेषक है के सामने दृश्य लिख रहा है, फिर संदेश के सामने सांकेतिक लिख रहा है, और मध्यम के सामने व्याख्या लिख रहा है, प्राप्तकर्ता के सामने हार्ड डाटा लिख रहा है। तो प्रश्न नंबर 63 का आंसर बताना है साथियों आपको। समय स्टार्ट हो गया आपका, वही कैंची गुना करना है। सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है आपको। तो 63 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर साथियों। मिलान कर लेते हैं। ए इज राइट आंसर जो है प्रेषक, ये साथियों ये हो जाएगा हमारा सांकेतिक। फिर आपका संदेश ये हो जाएगा साथियों हार्ड डाटा, और फिर ये आपका मध्यम पहुंच जाएगा साथियों दृश्य में, और प्राप्तकर्ता ये आपको जाएगा ये व्याख्या। तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट पर्सन की। नेक्स्ट पर्सन क्या है हमारा साथी, प्रश्न नंबर 64 है। जो अल्बर्ट मेयर का नाम किससे जुड़ा था, कोई सी योजना है, किस परियोजना से जुड़ा हुआ है अल्बर्ट मेयर का नाम। ऑप्शन ए इटावा पायलट परियोजना, ऑप्शन बी नीलोखेड़ी विकास परियोजना, ऑप्शन सी फिरका विकास परियोजना, ऑप्शन डी प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम। तो आपका समय स्टार्ट हो गया, अब बताइए साथियों अल्बर्ट मेयर का जो नाम किस परियोजना से जुड़ा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, अल्बर्ट मेयर का नाम जुड़ा हुआ था इटावा पायलट परियोजना से। प्रश्न नंबर 65 की बात करते हैं। लैब टू लैंड कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया, ये जो डैश डैश आ रहा है ये किसने हो जाएगा।
ऑप्शन ए भारत सरकार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश सरकार, ऑप्शन सी श्रीमती इंदिरा गांधी, ऑप्शन डी ये ICAR। तो बताना है साथियों, लैब टू लैंड कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया था। आपका समय स्टार्ट हो रहा है और प्रश्न भी काफी अच्छा है। प्रश्न नंबर 65 का आंसर देना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। लैब टू लैंड कार्यक्रम ICAR द्वारा प्रारंभ किया गया था। प्रश्न नंबर 66 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 66 में क्या है साथियों, निम्नलिखित में से सुमेलित एक सही युग्म नहीं है। तो कहने का मतलब 3 सही होंगे ऑप्शन, एक ऑप्शन गलत है हमारा, वो चीज़ हमें देखना है। जैसे ऑप्शन ए व्यक्तिगत संपर्क के सामने निजी पत्र लिख रहा है, फिर बी में संपर्क समूह के सामने जन आंदोलन लिख रहा है, सी में जनसाधारण संपर्क के सामने किसान मेला, और डी में समूह संपर्क के सामने क्षेत्र भ्रमण। तो बताना है साथियों ये प्रश्न नंबर 66 में। तो प्रश्न नंबर 66 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है। यही सुमेलित नहीं है साथियों, बाकी सब सही है। व्यक्तिगत संपर्क साथियों निजी पत्र में आता है, और जनसाधारण संपर्क किसान मेले में आता है, और समूह संपर्क जो है वो क्षेत्र भ्रमण में आता है। प्रश्न नंबर 67 की बात करते हैं साथियों, ये भी काफी अच्छा प्रश्न है। आत्मा का पूरा नाम बताना है। तो कृषि तकनीकी प्रबंध संघ, कृषि तकनीकी प्रबंध एजेंसी, सी कृषि तकनीकी मिशन एजेंसी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो या तो एग्रीकल्चर वाला पढ़ लीजिए, मतलब इंग्लिश वाला पढ़ लीजिए, हिंदी वाला पढ़ लीजिए, जो भी आपको समझ में आए इसका आंसर दीजिए। लेकिन आपका समय स्टार्ट हो रहा है अब 67वें प्रश्न के लिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जो आत्मा है, आत्मा की जो फुल फॉर्म है साथियों एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी है, कृषि तकनीकी प्रबंधन एजेंसी। ठीक है साथियों, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 68 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 68 में क्या पूछा गया है, मनरेगा योजना में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाती है। तो कितने दिनों की रोजगार की गारंटी दी जाती है मनरेगा योजना के तहत। ऑप्शन ए 150 दिन, ऑप्शन बी 175 दिन, ऑप्शन सी 100 दिन, ऑप्शन डी 200 दिन। आपका समय स्टार्ट हुआ है अब। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मनरेगा योजना में 100 दिनों के लिए रोजगार गारंटी दी जाती है। और इससे रिलेटेड साथियों मैं आपको बता दूं, जो मनरेगा योजना है इसका 68वें का, ये साथियों 2 फरवरी 2006 में साथियों पहले नरेगा के नाम से जानी जाती थी, और 2008 में साथियों इसे मनरेगा का नाम दिया गया। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है इससे रिलेटेड इफेक्ट को। प्रश्न नंबर 69 की बात करते हैं, कौन सी खेती प्रणाली नहीं है। तो कौन सी खेती प्रणाली नहीं है, मतलब ये कह रहा कौन सी खेती की प्रणाली नहीं है। तो ऑप्शन ए राजकीय खेती, ऑप्शन बी सहकारी खेती, ऑप्शन सी सामूहिक खेती, ऑप्शन डी शुष्क खेती। तो खेती की प्रणाली नहीं है ये आपको बताना है। समय आपका स्टार्ट हो गया है अब। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर साथियों। शुष्क खेती ये हमारी खेती की प्रणाली नहीं है। राजकीय खेती, सहकारी खेती, सामूहिक खेती, ये सब क्या है, खेती की प्रणाली है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बात करते हैं साथियों नेक्स्ट प्रश्न की, भारत में पंचायती राज कौन लाया। ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता कमेटी, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी कृपलानी कमेटी, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो प्रश्न नंबर 70 का आंसर आपको बताना है। समय आपका स्टार्ट हो गया है।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा ही पंचायती राज लाया गया था। और पंचायती राज से रिलेटेड साथियों मैं आपको बता दूं, ये 1959 में पहली बार पंचायती राज लाया गया था राजस्थान के नागौर जिले से। ठीक है साथियों, बात करते हैं नेक्स्ट पर्सन की। नेक्स्ट पर्सन है साथियों, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी चेन्नई। आपका समय स्टार्ट हो रहा है अब। नाबार्ड का मुख्यालय बताइए साथियों। तो नाबार्ड का जो मुख्यालय स्थित है साथियों, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, मुंबई में स्थित है। लेकिन साथियों नाबार्ड के साथ साथ में जैसे आईसीआर का मुख्यालय कहाँ स्थित है और आईएआरआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है, और ये स्थित के साथ साथ में इनकी स्थापना कब की गई थी? जैसे नाबार्ड की स्थापना क्या है साथियों, ये 1982 में की गई है। और आपका जो है आईसीआर की स्थापना जो की गई है 16 जुलाई 1929 में की गई है। और आईएआरआई की स्थापना 1905 में की गई है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 72 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 72 में क्या है? निम्न जोड़ियाँ बनाइए। तो जोड़ियाँ बनाना है साथियों आपको। जैसे 11 जुलाई के सामने पृथ्वी दिवस लिख रहा है, 22 अप्रैल के सामने फूड दिवस लिख रहा है, 5 जून के सामने पर्यावरण दिवस लिख रहा है, 16 अक्टूबर के सामने जनसंख्या दिवस लिख रहा है और 23 दिसंबर को किसान दिवस लिख रहा है। तो ये इसके ऑप्शन है साथियों, ये मिलान करने हैं आपको। तो ऐसे पर्सन को देख लीजिए आपका कौन सा सही बन रहा होगा कौन सा नहीं। तो साथियों दिवस वाला मैंने एक पर्सन डाल दिया था। तो 72 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर है साथियों। ठीक, जैसे 11 जुलाई 11 जुलाई के सामने पृथ्वी दिवस लिख रहा है, तो बी इसका राइट आंसर है। तो मिलान करते हैं साथियों, ए में चौथा, तो ए का चौथा हो जाएगा ये वाला। 11 जुलाई को क्या होता है साथियों? जनसंख्या दिवस। ठीक, और बी का पहला 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। सी का तीसरा तो कहीं ना कहीं 5 जून को पर्यावरण दिवस, बिल्कुल सही है ये इसके सामने। 16 अक्टूबर को क्या होगा साथियों? 16 अक्टूबर को ये भी आपका ये हो जाएगा हमारा फूड दिवस। और 23 दिसंबर को ये सही है हमारा, ये हो जाएगा किसान दिवस। तो इस तरीके से आपको दिवस भी याद कर लेने हैं, दिवस से रिलेटेड भी एक पर्सन आएगा। प्रश्न नंबर 73 है, ग्रीन हाउस गैस क्या है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ग्रीन हाउस गैस बतानी है आपको, इनमें से कौन सी है साथियों? आपका समय स्टार्ट हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर साथियों, सी इज राइट आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड है हमारी ग्रीन हाउस गैस। प्रश्न नंबर 74 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 74 क्या है साथियों? कागज पेपर बनाया जाता है, ऑप्शन ए अरहर से, ऑप्शन बी शहनाई से, ऑप्शन ए अरहर, ऑप्शन बी शहनाई, ऑप्शन सी बाजरा, ऑप्शन डी अलसी या फ्लैक्स से। तो आपका समय स्टार्ट हो रहा है साथियों। कागज या पेपर बनाया जाता है, आपको बताना है साथियों निम्न में से किसके द्वारा बनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जो पेपर बनाए जाते हैं अलसी, जिसको साथियों फ्लैक्स भी बोलते हैं, तो इससे बनाए जाते हैं पेपर। अब बात करते हैं नेक्स्ट पर्सन की। पर्सन नंबर है हमारा सूची 1, सूची 2 को मिलान करना है। तो सूची 1 ये है, ऑप्शन ए में लिख रहा है बेंगलुरु विधि के सामने बरसिम, ऑप्शन बी कैंची की प्रजाति में धान की फसल लिख रहा है, ऑप्शन सी राइबोजियम ट्राइफोली के सामने कंपोजिटिंग लिख रहा है, ऑप्शन डी जैविक पलवार के सामने इंसोनिया फोटेडा लिख रहा है। तो समय मिल रहा है साथियों, अब इसमें आप कीजिए, इसका कैसे कैंची गुना करके इसको सही करोगे आप।
तो 75% का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बेंगलुरु विधि, इसमें साथियों कंपोजिटिंग आ जाएगा, बेंगलुरु विधि में कंपोजिटिंग आ जाएगा। और बी का चौथा, और कैचवे की जो प्रजाति है साथियों इंसोनिया फोटेडा है। और फिर आ जाएगा आपका तीसरे का वन राइबोजियम, तो राइबोजियम ट्राइफोली बरसिम वाला हो गया। और जैविक पलवार ये आपका धान की फसल हो गया। इसमें मैं आपको बताऊं साथियों एक इम्पोर्टेंट बात है बहुत, जो कैंचुए की प्रजाति है साथियों ये इंसोनिया फोटेडा, ये जो हमारा वर्मी कंपोस्ट के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, बहुत बढ़िया मानी जाती है वर्मी कंपोस्ट के लिए कैंचुए की ये वाली प्रजाति। बात करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 76, दीमक नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में कौन सी कीटनाशी संस्तुति की जानी चाहिए? ऑप्शन ए डाईमिथोएट, ऑप्शन बी फास्फेमिडान, ऑप्शन सी क्लोरोपाइरीफास, ऑप्शन डी मोनोक्रोटोफास। बताइए साथियों दीमक के लिए कौन सी इनमें से दवाई डालोगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, जो है क्लोरोपाइरीफास दवा डाली जाती है। और इसमें मैं आपको बताऊं साथियों प्रश्न नंबर 76 में थोड़ा सा बताना है, 2 से 2.5 लीटर हम इसमें मात्रा डालते हैं इस दवा की, तब जाके ये हमारा नियंत्रण हो पाता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 77 की, ये भी बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गन्ने का पायरिला कीट फसल को हानि पहुंचाता है? ऑप्शन ए गन्ने के छेद करके, ऑप्शन बी जड़ में छेद करके, ऑप्शन सी पत्ती का रस चूसकर, ऑप्शन डी गन्ने का रस चूसकर। बताइए साथियों गन्ने का पायरिला जो कीट है फसल को हानि कब पहुंचाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों 77 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो पत्ती का रस चूसकर यह हानि पहुंचाता है, पत्ती का रस चूसकर। गन्ने का पहिला कीट जो सबसे अधिक हानि पहुंचाता जाता है ये पत्ती का रस चूसकर। और साथियों ये जो रस चूसकर करता है और रस कम निकलता है साथियों और मीठा भी नहीं रहता, इतना तकड़ा ये नुकसान कर देता है फसल को गन्ने के। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 78, यदि 1 लीटर 20% के इंडोसल्फान में 100 लीटर पानी मिलाया जाए तो घोल की सांद्रता होगी? ये आपको बताना है इसका राइट आंसर साथियों। देखो अगर इस तरीके का प्रश्न आ जाए तो पहले ये देखिए कितना लीटर है, 1 लीटर की बात कर रहा है, कितने प्रतिशत? 20%। और क्या लीटर में साथियों? 100 लीटर पानी मिलाया जाए तो घोल की सांद्रता। तो आपको इसका आंसर बताना है, पहले मैं आपको समय दे रहा हूँ फिर मैं आपको बताऊंगा इसको थोड़ा सवाल को करके। तो साथियों 1 लीटर कर लेंगे यहाँ पे इस तरीके से, 1 लीटर गुना 20% बटे कितना हो जाएगा साथियों? 100 लीटर है तो 100 लीटर से इसकी हम क्या करेंगे भाग दे देंगे, तो 20 एकम 20, 20 पंजे 100। अच्छा 1/5 आ गया, अच्छा 5 से सब भाग देंगे तो साथियों इसका कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 0.02। इस तरीके से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। एज ए पर्सन मैंने थोड़ा सा इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। अब बात करते हैं साथियों भारत में जो है इंसेक्टिसाइड अधिनियम किस वर्ष पास हुआ था? तो इंसेक्टिसाइड अधिनियम किस वर्ष पास हुआ था भारत में? ऑप्शन नंबर ए 1970, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1968, ऑप्शन डी 1972 में। आपका समय स्टार्ट हो रहा है अब।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, भारत में जो इंसेक्टिसाइड अधिनियम जो पास हुआ था 1968 में हुआ था। 1968 में क्या हुआ था, पास, लेकिन लागू कब हुआ था, ये 1972 में। ये चीज याद रखनी है आपको, पास 1968 में, लागू 1972 में। ये पास ही पूछ रहा था प्रश्न में, तो 1968। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 80। इंडोसल्फान को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए लिंडेन, ऑप्शन बी थायोडान, ऑप्शन सी एलाड्रिन, ऑप्शन डी MBHC। तो आपका समय स्टार्ट हो रहा है। अब बताओ इंडोसल्फान को किस नाम से भी जाना जाता है? तो प्रश्न नंबर 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये इनके व्यापारिक नाम है। इंडोसल्फान को साथियों थायोडान के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 81 की बात करते हैं, रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन ए फाइटोमाइजा ओट्रिक्रेनोसिस, ऑप्शन बी एग्रोनोमाइजा फेजियोली, ऑप्शन सी एंथ्रेरिया पेफिया, ऑप्शन डी बोम्बिक्स मोराई। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है साथियों। मैं आपको बता दूं, थोड़ा इंग्लिश में अटपटा हो जाता है नाम, या एग्रीकल्चर में थोड़ा नाम बोलने में भी दिक्कत आता है, तो थोड़ा बहुत अगर हम 19-20 अगर कुछ गलत बोले तो आप उसको समझ लेना। सही आपके सामने लिखा हुआ है, उसी से आप आइडिया लगा लेना, समझ लेना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, तो रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम है साथियों, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, बोम्बिक्स मोराई। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 82। प्रश्न नंबर 82 क्या है? ये है श्वेत गिंडारों की बीटल अंडा देती है। तो श्वेत गिंडारों की जो बीटल अंडा देती है, तो कहाँ से अंडा देती है? ऑप्शन ए पत्तियों के अंदरूनी सतहों पर, ऑप्शन बी एक एक करके डीली मिट्टी में लगभग 10 सेंटीमीटर गहराई में, ऑप्शन सी पौधे के तने पर भूमि की सतह के स्तर पर, ऑप्शन डी पौध फूल के अंदरूनी भाग में। तो बताना है साथियों कि जो श्वेत गिंडार है, बीटल जो अंडा देती है, कहाँ देती है? आपको समय मिल रहा है अब। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कितना हो जाएगा? बी इज राइट आंसर हो जाएगा। जो ये हमारी जो श्वेत गिंडारों की बीटल अंडा देती है साथियों, ये देती है एक एक करके डीली मिट्टी में लगभग 10 सेंटीमीटर से गहराई में। साथियों इस तरीके के प्रश्न के मैं आंसर बताऊं, जब भी इस तरीके का प्रश्न पूछे और ऑप्शन में बड़ा ऑप्शन हो, उसको ज़्यादा कोशिश किया कीजिए, उसको लगाए, तो तुक्का वाला भी सिस्टम ठीक हो जाता है, क्योंकि जिसकी बड़ी कंडीशन होती है ऐसे को में वही प्रश्न ज़्यादा सही होता है। अब बात करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 83 की। प्रश्न नंबर 83 में क्या पूछा है? ये है भिंडी की पीला सिरा मोजेक रोग कौन फैलाता है? तो भिंडी की पीला सिरा मोजेक रोग कौन फैलाता है? ऑप्शन ए हवा, ऑप्शन बी बीटल कीट, ऑप्शन सी एफिड कीट, ऑप्शन डी सफेद मक्खी। बताइए साथियों। तो 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, सफेद मक्खी हो जाएगा। भिंडी की पीले सिरा मोजेक रोग फैलाता है सफेद मक्खी। नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न नंबर 84 की। मक्का का नर पुष्करम कहलाता है? ऑप्शन ए गुल्ली, ऑप्शन बी वल्लर, जिसको साथियों तेजल भी बोलते हैं, ऑप्शन सी पेनिकल, जिसको साथियों पुष्पगुच्छ बोलते हैं, फिर एयर बाली। तो मक्का का नर पुष्करम कहलाता है। आपको समय मिल रहा है अब। देखो साथियों, मैंने टाइम आपको 120 मिनट का दिया है, तो आप इसको वीडियो को पॉज कर करके भी देख सकते हो,
बाकी मुझे आपको समझाना भी है, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि 120 मिनट के अंदर ही अंदर हो जाए। थोड़ा बहुत डिले भी हो सकता है, लेकिन फिर भी मेरा प्रयास यही रहेगा कि 120 मिनट के अंदर अंदर इसको मॉक टेस्ट को कर ले। तो मक्का का जो नर पुष्करम कहलाता है साथियों, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तेजल बोलते हैं इसको, हिंदी में बोलते हैं वल्लर। अब बात करते हैं साथियों, ये थे नर मक्का का। अगर मादा मक्का का हो, मादा मतलब मक्का का नर पुष्करम तो ये कहलाता है, और मादा पुष्करम क्या कहलाएगा? तो मादा पुष्करम कहलाएगा साथियों सिल्क। क्या कहलाएगा? सिल्क कहलाएगा। मक्का का मादा पुष्करम कहलाएगा सिल्क। ऑप्शन नंबर 85 का देखते हैं साथियों, अनार के खाने वाले भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए थैलेमस, ऑप्शन बी मेसोकार्प, ऑप्शन सी इंडोकार्प, ऑप्शन डी एरिल। आपका समय स्टार्ट हो रहा है। अब बताइए साथियों, अनार के खाने वाले भाग को क्या कहते हैं? ईमानदारी से टेस्ट करना है। अगर आपको लगे कि लेंथ बढ़ गया है तो थोड़ा सा पानी वानी पीजिए, थोड़ा सा बाहर भीतर घूमने जाइए, वीडियो को रोक के फिर दोबारा से आके बैठ जाइए। टाइम पास नहीं करना है, अच्छे से करना है ताकि नंबर अच्छे आए। और इस टेस्ट को 2-3 बार लगाना, 2 बार, तब आपके क्वेश्चन समझ में भी आ जाएंगे। और जो क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे मैंने इसमें, तो अनार के खाने वाले भाग को कहते हैं साथियों ऑप्शन नंबर डी एरिल बोलते हैं उसको। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब बात करते हैं साथियों प्रश्न नंबर 86। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है ऑप्शन ए जड़ में, ऑप्शन बी तना में, ऑप्शन सी पत्ती में, ऑप्शन डी फल में। तो बताइए साथियों, आपका समय स्टार्ट हो रहा है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो होती है, इसका आंसर सभी राइट देंगे जहां तक उम्मीद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है पत्ती में, क्योंकि पौधे के वायव्य भाग द्वारा जो पानी जो हवा में चला जाता है ऊपर, तो उसी को साथियों वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों पत्ती। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 87। C3 पौधों की सही क्रम बताना है आपको। तो ए में है गन्ना, धान, बाजरा, मक्का, बी में है मूंगफली, आलू, गेहूं, सोयाबीन, और सी में है आलू, धान, बाजरा, और डी में है गन्ना मतलब धान, गन्ना, सोयाबीन, बाजरा। बताइए साथियों इसका राइट आंसर। C3 पौधों की सही क्रम बताना आपको 87 में। आपका समय मिल रहा है अब आपको। तो सी का जो राइट आंसर है, इसका 87 का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो C3 पौधों का सही क्रम है साथियों मूंगफली, आलू, गेहूं, सोयाबीन। प्रश्न नंबर 88 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 88 में क्या है? कोशिका के पावर हाउस का अर्थ होता है। तो कोशिकाओं के पावर हाउस का अर्थ होता है ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी न्यूक्लियस, ऑप्शन सी राइबोसोम्स, ऑप्शन डी प्लास्टिड्स। तो आपका समय स्टार्ट है अब। इसका आंसर दीजिए साथियों प्रश्न नंबर 88 का। अब ज़्यादा देर नहीं लगने की, और थोड़ी देर की बात है, हिम्मत हमने मार दी है। बाकी अभी कोशिश और करते हैं कि इस समय आपका सही तरीके से कटे, अगले जो क्वेश्चन बच रहे हैं उनमें आपकी एक्यूरेसी बढ़िया बने। तो कोशिका के पावर हाउस का अर्थ होता है साथियों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें साथियों एक प्रश्न और पूछ लेता है। एक तो पावर हाउस के नाम से माइटोकॉन्ड्रिया को जाना जाता है, एक पूछता है साथियों इसमें प्रश्न नंबर 88 में ये पूछता है आपसे जीवन का भौतिक आधार क्या है। तो जीवन का भौतिक आधार है साथियों प्रोटोप्लाज्म। प्रश्न नंबर है आपका 89। नवजात बछड़े को खीस पिलाना चाहिए क्योंकि इसमें होता है ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी एंटीबायोटिक, ऑप्शन डी मैग्नीशियम।
आपका समय स्टार्ट हो रहा है। अब बताइए साथियों आंसर इसका। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, नवजात बछड़े को खींच पिलाना, क्योंकि इसमें होता है एंटीबायोटीज। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 90 की बात करते हैं। अफरा रोग संबंधित है। ऑप्शन ए रियोमेन में गैस इकट्ठी होने से, ऑप्शन बी अधिक भोजन करने से, ऑप्शन सी अधिक पानी पीने से, ऑप्शन डी जीवाणु संक्रमण से। तो अफरा रोग संबंधित है, बताना साथियों अफरा कैसे होता है। आपका समय स्टार्ट हो रहा है अब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। रीमेन में गैस इकट्ठी होने से होता है अफरा। बात करें प्रश्न नंबर 91 की। सांड के बधियाकरण की उम्र होती है। ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 1.5 वर्ष, ऑप्शन सी 1 वर्ष, ऑप्शन डी 3 वर्ष। तो सांड के बधियाकरण की उम्र पूछी है इसने। आपको समय मिल रहा है, आप बताइए साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांड के बधियाकरण की उम्र होती है साथियों 3 वर्ष। फिर नेक्स्ट प्रश्न है आपका, वाटर हार्वेस्टिंग शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए मायर्स, ऑप्शन बी डॉक्टर G.H. सोल, ऑप्शन सी मेयर, ऑप्शन डी डॉक्टर लाल के द्वारा। आपका समय मिल रहा है, आपको समय मिल रहा है, आप दीजिए इसका आंसर। तो इसका जो प्रश्न नंबर 92 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो मेयर के द्वारा वाटर हार्वेस्टिंग शब्द दिया गया था। प्रश्न नंबर 93, फसल चक्र के लिए प्रभावी कारक है। तो फसल चक्र के लिए प्रभावी कारक बताने हैं। ऑप्शन ए मृदा, ऑप्शन बी जलवायु, ऑप्शन सी सिंचाई का प्रबंध, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आपको समय मिल रहा है अब। तो प्रश्न नंबर 93 में साथियों ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। फसल चक्र के लिए साथियों मृदा के लिए भी बहुत जरूरी है, जलवायु भी जरूरी है, सिंचाई का प्रबंध भी जरूरी है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बात करें प्रश्न नंबर 94 की। मक्का, आलू, राई, मूंग की फसल चक्र संगणता आपको बतानी है। ऑप्शन ए 200%, ऑप्शन बी 300%, ऑप्शन सी 400%, ऑप्शन डी 500%। बताइए साथियों आलू, मक्का, राई, मूंग की फसल संगणता बतानी है आपको। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 94% का बी इज राइट आंसर। मक्का, आलू, राई, मूंग की जो फसल संगणता है साथियों ये हो जाएगी 300%। प्रश्न नंबर 95 की बात करते हैं। ये सूची 1 सूची 2 को आपको मिलान करना है, जैसे सबसे पहले कर रहे थे। मिलान कीजिए इनका। एक तरफ ये सूची दे रखी 1 में और दूसरी तरफ ये दे रखे हैं, मिलान करते हैं। तो कोहरा के सामने बादल का प्रारूप लिखा है, पाले के सामने सूर्य डिग्री सेल्सियस कम तापमान लिखा है और उसके सामने धरातल पर संचित जल की बूंदें लिखा है, और बादल जलवाष्प की ठंडा होने की प्रक्रिया का उत्पन्न होना है बादल। तो इसका आपको निशान लगाना है कैंची बना करके कि कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 95 का आंसर देना है आपको। तो इसका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कोहरा का मतलब हो जाएगा आपका धरातल पर
संचित जल की बूंदे, और आपका पाला का हो जाएगा आपका ये 0 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर। फिर आपका हो जाएगा सी का तीसरा, तो ये हो जाएगा आपका ओस, धरातल पर संचित जल की बूंदे। और फिर हो जाएगा बादल ये आपका पहुंच जाएगा 4 पे, तो जल वाष्प के ठंडा होने की प्रक्रिया से उत्पन्न। प्रश्न नंबर 96 की बात करते हैं साथियों। बीज के भंडारण हेतु कितने प्रतिशत नमी होनी चाहिए? तो बीज के भंडारण हेतु कितने प्रतिशत नमी होनी चाहिए? बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। ऑप्शन ए 10 से 15%, ऑप्शन बी 15 से 20%, ऑप्शन सी 20 से 25%, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बीज के लिए भंडारण हेतु कितने प्रतिशत नमी की आवश्यकता होती है या होनी चाहिए, आपको बताइए। 96 का, तो प्रश्न नंबर 96 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नहीं, 96 का साथियों सी नहीं होगा, ये हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। बीज के भंडारण हेतु कितने प्रतिशत नमी होनी चाहिए, तो इसका सवाल के अकॉर्डिंग उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। तो इसमें मैं डिटेल से बता दूं साथियों कि भंडारण मतलब बीज भंडारण हेतु कितने प्रतिशत नमी होनी चाहिए। जैसे साथियों 8 ये दे रखा है, जो है 8 से 12%। तो ये साथियों सुरक्षित व लंबे समय तक बीज चलेगा अगर हम बीज को 8 से 12% की नमी देंगे। फिर लिख रहा है 8 से 10%। अगर यहाँ 10% की नमी देंगे, 8 से 10%, तो वो क्या चलेगा साथियों, 4 वर्ष तक चलेगा। फिर अगर 9 से 10 दिया जा, 9 से 10, तो फिर चलेगा साथियों ये 2 वर्ष। और अगर नमी यहाँ बढ़ा दी जाए, तो यहाँ अगर 10 से 12 कर दी जाए, तो फिर कितनी हो जाएगी, 1 वर्ष। 10 से 12 पे हो जाएगी साथियों 1 वर्ष नमी, कि इतने अधिकतम आप इतने नमी के बीज को इतने दिन तक रख सकते हो। तो बात करते हैं साथियों अगला वाला हो जाएगा, इसमें एक और दे रखा है 11 से 13। तो ये साथियों क्या है, ये 6 महीने तक इसमें बीज रख सकते हैं, जिसमें बीज में इतनी नमी होगी 11 से 13% तक की। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप अभी हल्के में ले गए होंगे इसको। नेक्स्ट प्रश्न ये है आपका प्रश्न नंबर 97। चने की फसल में सिंचाई संचित है। ऑप्शन ए फल तथा फूल बनते समय, ऑप्शन बी जमाव तथा फूल बनते समय, ऑप्शन सी फल आने के पूर्व तथा फल बनते समय, ऑप्शन डी फूल आते समय तथा पकते समय। तो मैं आपको बता दूं प्रश्न नंबर 97 के लिए आपको समय मिल रहा है। अब कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 97 का जो राइट आंसर है साथियों, का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फूल आने के पूर्व तथा फली बनते समय। तो कहीं ना कहीं चने को 2 सिंचाई की जरूरत पड़ती है साथियों। तो 2 सिंचाई वो हम किस किस समय पर करेंगे साथियों, देखो 2 सिंचाई की जरूरत पड़ती है, फूल आने के पूर्व तथा फूल बनते समय। प्रश्न नंबर 97। प्रश्न नंबर 98 की बात करते हैं। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो एक तरफ फसलें दे रखी है, एक तरफ उनकी जो क्रियाएं दे रखी हैं, कौन सी क्रिया किसमें होती है। तो ये क्या करना है साथियों, इसका आपको कैंची बना करके मिलान करना है। तो कपास के सामने पैकिंग लिख रहा है, मक्का के सामने रोटिंग लिख रहा है, मूंगफली के सामने गिनिंग लिख रहा है, जूट के सामने टेजलिंग लिख रहा है। तो आपको समय मिल रहा है, आप कीजिए साथियों मिलान। प्रश्न नंबर 98, कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट के हम अंतिम चरण में चल रहे हैं।
और आशा करते हैं 120 मिनट से पहले के अंदर ही हम आपको करके दे रहे हैं इसको, और एनालिसिस भी कर रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा पर्सन भी बता रहे हैं, उनके उत्तर भी बता रहे हैं। फिर भी कोशिश की है साथियों कि जल्दी से आपको ये मॉक टेस्ट कराया जाए, और पूरी स्पीड से भी नहीं भाग रहे, ऐसा भी नहीं कि मतलब आपको कुछ समझ में ना आए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, प्रश्न नंबर 98 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जैसे साथियों कपास में जो क्रियाएं की जाती है, एक तो ये हो जाती है टेज लिंक की जाती है, ठीक। मक्का में कौन सी की जाती है साथियों? नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ। ये जो है कपास में की जाती है साथियों गिन्निंग की क्रिया की जाती है। और फिर बात करते हैं साथियों मक्का में की जाती है ये वाली टेजलिंग प्रक्रिया। फिर है साथियों आपका सी पे पहला, यानी मूंगफली में पेंगिंग की प्रक्रिया की जाती है। और जूट में फिर साथियों क्या हो जाएगा? रोटिंग की। जूट में कौन सा जाएगा? रोटिंग की प्रक्रिया की जाती है। तो ये सब करने के बाद में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब बात करते साथियों प्रश्न नंबर 99 की। 99 वाला प्रश्न भी बहुत अच्छा है। निम्न में से कौन सी सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ फसल दे रखी है, एक तरफ प्रजाति दे रखी है। सरसों के सामने लिख रखा साथियों इसमें बसंती, मूंगफली के सामने चंद्रा, मसूर के सामने मलिका, और अरहर के सामने नीलम। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सी जो है प्रजाति किस फसल की नहीं है। तो 3 ऑप्शन इसमें सही है, एक गलत है। तो आपको समय मिल रहा है, अब दीजिए साथियों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। यही वाला ऑप्शन नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। सरसों में बसंती प्रजाति है, मूंगफली की चंदा और मसूर की मल्लिका। जबकि जो अरहर की जो नीलम जो प्रजाति है, ये है आपका 99 का, ये अलसी की प्रजाति है। नीलम किसकी प्रजाति है? अलसी की। और यूपीएससी जन कुछ इस तरीके से अरहर की प्रजाति है। प्रश्न नंबर 100 की तरफ चलते हैं साथियों, और ये आपका अंतिम प्रश्न भी होगा, लेकिन आपको तुरंत नहीं काटना है। मैं थोड़ा सा कुछ बातें भी करूंगा इसमें। जैसे अमरपाली क्रॉस किस किस वैरायटी का है? नीलम गुना दशहरी का, दशहरी गुना लंगड़ा का, या लंगड़ा गुना दशहरी का, या दशहरी गुना नीलम का। ये आपके सामने चारों ही ऑप्शन रख दिए हैं मैंने। चारों का आंसर आप पढ़ के दीजिए मुझे। अभी तुरंत आपको वीडियो क्लोज नहीं करनी है, इससे रिलेटेड मैं बताऊंगा थोड़ा सा और भी प्रश्न। तो अमरपाली जो क्रॉस है साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। दशहरी व नीलम के क्रॉस से साथियों क्या किया जाता है? आपका अमरपाली की वैरायटी तैयार की जाती है। तो ये मैंने 2-3 क्वेश्चन और रखे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। जो मल्लिका की जो वैरायटी तैयार की जाती है, नीलम व दशहरी के क्रॉस से तैयार की जाती है। फिर रत्ना जो वैरायटी तैयार की जाती है, नीलम व अल्फांजो के क्रॉस से तैयार की जाती है। और सिंधु जो वैरायटी है वो किन किन वैरायटी के क्रॉस से तैयार की गई है? रत्ना व अल्फांजो के क्रॉस से तैयार की गई है। तो साथियों मैंने पूरी कोशिश की है, पूरा प्रयास किया है कि सही उच्चारण के साथ में, सही वर्तनी के साथ में, और सही टाइम के हिसाब से, और बहुत ज़्यादा स्पीड से भी नहीं, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं, सब अपने समय के हिसाब से देखते हुए मैंने ये आज आपको मॉक टेस्ट 7 करा दिया है। ईमानदारी साहब आपको करना क्या है? जितना भी प्रश्न आपका बना है सही, वो हमें बताना है आफ्टर नेगेटिव, और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना है। और आपको ये भी बताना है कि सबसे पहले आपने हमारे कितने मॉक टेस्ट दिए हैं, या यही आपका मॉक टेस्ट पहला है। अगर नहीं दिए हैं तो उनको भी आप कम से कम 1 या 2 बार तो दे लीजिए, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल सिलेक्टेड पर्सन कराता हूँ। मॉक टेस्ट में भी बिल्कुल सिलेक्टेड पर्सन देता हूँ साथियों, और आगे जो भी वीडियो मैं प्रोवाइड कराऊंगा उनमें भी साथियों में बिल्कुल सिलेक्टेड पर्सन दूंगा। तो आशा करता हूँ ये सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। नए बंदे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। वंदे मातरम, जय जवान जय किसान। और साथियों, ये लगभग 1 घंटा 50 मिनट के आसपास में हमने मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। तब कि इसमें हमने एनालिसिस भी किया है, प्रश्नों को समझाने की कोशिश भी की है, एक्स्ट्रा प्रश्नों के उत्तर भी दिए हैं। तो आई होप सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। अपना प्यारा सा कमेंट हमें अवश्य लिखें। ठीक है साथियों। अच्छा, नमस्कार साथियों।